हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ और एक इम्पोर्टेंट केस आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, जो कि मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड केस है। और ये केस मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि इस केस को आपसे डिस्कस करना चाहिए। इस केस की कहानी स्टार्टिंग से ये हुई कि एक हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, जो कि इनकी शादी हुई थी सन 2003 में और आज 2026 चल रहा है, करीब 23 साल हो गए और अभी तक डिस्प्यूट ऑन है इनका। तो मैं शुरू से बता देता हूँ, 2003 में शादी हुई। 2003 में शादी होने के बाद इनके डिफरेंसेस बढ़े और लड़की घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के गई तो उसमें लड़के ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया उसको वापस बुलाने के लिए, जो कि सेक्शन 9 एचएमए का होता है, वापस बुलाने के लिए अपनी वाइफ को। और ताकि दोनों अपने जो शादीशुदा लाइफ है उसे आगे बिना किसी डिस्प्यूट के जी सकें और आगे अपने परिवार को बढ़ा सकें। तो उसने जब फाइल किया तो लड़की वापस आने के बजाय उसने सन 2005 में एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर 498 ए आईपीसी के तहत दर्ज कराई और 125 का केस फाइल किया, जो कि खर्चे का होता है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का। अब 2005 में जब ये केस फाइल हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, तो उसमें ट्रायल आगे चला, जो कि 2011 में इसमें कोर्ट ने बरी कर दिया हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को जो इन्वॉल्व किए गए थे। अब 2009 में इनका एक समझौता हुआ कि भाई, सॉरी, 2008 में समझौता हुआ कि हम आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स लेते हैं। तो दोनों ने सेक्शन 13 बी में एचएमए में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स पिटीशन फाइल करी दिसंबर 2008 में, जिसमें जो फुल एंड फाइनल जो एनुअली डिसाइड हुई दोनों पार्टी में, वो हस्बैंड ने एक बार में ही सारी फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट पे वाइफ को दे दी और सेकंड मोशन की स्टेटमेंट पे आना था। तो उसी की चीज को लेते हुए फरवरी में 2009 फरवरी में उसने, जो वाइफ ने 125 का केस फाइल किया वो था मेंटेनेंस का, वो विड्रॉ कर लिया। अब जो नेक्स्ट डेट पड़ी थी सेकंड मोशन की स्टेटमेंट की, तो उसमें उसने कोर्ट में पेश हुई, लेकिन उसने कोर्ट को ये बताया कि मैं इसमें सेकंड मोशन की स्टेटमेंट नहीं देना चाहती और मैं तलाक म्यूचुअल कंसेंट से नहीं लेना चाहती हूँ। तो कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी उनकी पिटीशन और उनका जो डिग्री होनी थी म्यूचुअल कंसेंट से वो नहीं पास हुई। अब यहाँ पे करना तो ये था कि उसके हस्बैंड के वकील को जो जो फुल एंड फाइनल एलिमनी फर्स्ट मोशन पे ही वाइफ को दे दी गई थी, वो रिकवर करने के लिए केस फाइल करना चाहिए था, एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किया गया। ना कि ना ही जो हस्बैंड था उसके द्वारा, ना उसके वकील के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो बरी हुए थे 2011 में एफआईआर वाले केस में, उसके अगेंस्ट उसने अपील फाइल कर दी। अपील फाइल करी, अपील में भी वो 2015 में बरी हो गए, अपील डिसमिस हो गई। अब इसी बीच में जो हस्बैंड है उसने फिर एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, वन साइडेड। उसमें उन्होंने जो कंडीशंस बताई, जो ग्राउंड्स बताए, उस वो सारी चीजें लिख के दी, सारी चीज कोर्ट को बताया, लेकिन कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए और वो डिसमिस कर दी गई। अब 2021 में जो डीवी एक्ट का भी फाइल किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी, तो उसमें जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ था वो फाइल हुआ। उसमें उन्होंने, जो लड़की ने, वाइफ ने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करी, जिसकी वजह से उन्हें 2021 में हस्बैंड को पेमेंट ना देने की वजह से कोविड में उनका बिजनेस खराब हुआ, पेमेंट नहीं जा पाई और उसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया। फिर उन्होंने कुछ पैसा दिया, फिर जेल से रिलीज हुए। अब वो दोबारा से एक एग्जीक्यूशन और फाइल हुई, फिर पैसा दे रहे थे, लेकिन फिर कुछ फाइनेंशियल केसेस आए, फिर दोबारा अभी करंटली वो जेल में ही है। तो अब मैं इसमें ये बता दूं, मुझे ऐसा लगा कि इस कंडीशन में तो जो और केसों में तो ये देखा जाता है कि जो वाइफ है उसे वो हैरेस होती है, वो डिजर्शन का शिकार होती है, क्रुएल्टी का शिकार होती है, लेकिन इस केस में मुझे लगा कि वाइफ ने ही उल्टा हस्बैंड के ऊपर क्रुएल्टी की है, उसके ऊपर डिजर्शन का जो उसे आइसोलेट छोड़ रखा है, उसे अकेला छोड़ रखा है, अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ आगे नहीं बढ़ाई और उसे जेल तक भिजवा दिया। तो मुझे लगा कि हस्बैंड के ऊपर ही इसमें क्रुएल्टी हुई है, हस्बैंड को ही परेशान किया गया है। तो मैं इसलिए ये केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने जब पूरा केस डिस्कस किया और पूरा थॉरोली केस को पढ़ा, पूरे 23 साल का जो भी इनका केस की पुरानी फाइलें थी सारी निकलवाई, सारा डिस्कस मैंने थॉरोली पढ़ा, तो मैंने ये देखा कि ये तो बड़ा ही अत्याचार हुआ है हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के द्वारा किया गया है। सिर्फ 2 या 3 महीने की शादी रही उनकी,
जो साथ में रहे उसके बाद वो अलग रहे, और ऑन रिकॉर्ड जो है 2005 से अलग हुए। तो अब मैंने इसमें देखा कि यार इसके एक डाइवोर्स का केस फाइल किया जाए। जब देखा तो डाइवोर्स का ऑलरेडी फाइल हुआ था, वो डिसमिस हो गया, म्यूचुअल कंसेंट का डिसमिस हो गया, तो हमारे पास क्या रेमेडी है। तो मैंने कुछ सर्च किया, रीड आउट किया, तो मुझे कुछ जजमेंट्स मिली। वो जजमेंट्स अब मेरे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, वो मेरी हमारे इस केस पे पूरी मिलती जुलती है, और पूरा हमारे केस से जो हस्बैंड के फेवर में है, रिलीफ मिलने लायक मुझे लगी। तो मुझे लगा कि मैं ये चीज आपको बता दूं और आपसे डिस्कस करूं। सबसे पहला कि जब एक बार डाइवोर्स केस फाइल कर दिया गया है वन साइडेड, तो क्या उस बाद में भी उसके डिसाइड होने के बाद, डिसमिस होने के बाद भी उस दोबारा उसी सेक्शन में केस फाइल किया जा सकता है हस्बैंड या वाइफ के खिलाफ, हस्बैंड वाइफ के द्वारा। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक जजमेंट मिली, जो कि जिसमें ये बताया गया कि हाँ, अगर एक बार डिसमिस हो जाए तो सेकंड पिटीशन भी फाइल की जा सकती है डाइवोर्स की। वो जजमेंट का टाइटल है चित्रांशी वर्सेस राज नारायण त्रिपाठी। ये जजमेंट आई थी 22 सितंबर 2025 को। और ये जो जजमेंट है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि अगर एक बार डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी गई है, या उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, तो किया जा सकता है। ये हो गया, इस ये मेरा जो ग्राउंड है, दोबारा फाइल करने वाला ग्राउंड है। उसके बाद कि भाई कोई नया ग्राउंड भी बताया कि अगर दूसरा नया कोई ग्राउंड अराइज होता है तो फाइल दोबारा किया जा सकता है। तो नया ग्राउंड क्या है? नया ग्राउंड में एक जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ये है नयन भौमिक वर्सेस अपर्णा चक्रवर्ती। इसमें बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर लंबे समय से हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो दोनों ही पार्टी, इसका मतलब ये है कि दोनों ही पार्टी, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्रुएल्टी का शिकार है, सिर्फ एक पार्टी क्रुएल्टी का शिकार नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि ये माना जाता है कि वाइफ ही क्रुएल्टी का शिकार हुई है। लेकिन अगर लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है और लिटिगेशन चल रही है, तो दोनों ही पार्टी को, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड को भी माना जाएगा कि वो भी क्रुएल्टी का शिकार हुआ है। तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आर्टिकल 142 के तहत ये जो केस मैंने बताया आपको, नयन भौमिक वर्सेस अपर्णा चक्रवर्ती, और ये जजमेंट आया था 15 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें बताया कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन लिटिगेशन पेंडिंग है और वो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस बेस पे डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है और डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। और ये इसमें एक केस और केस का और हवाला दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कुमारी रेखा वर्सेस शंभू शरण पासवान, जो 6 मई 2025 को आया था जजमेंट। उसमें भी कंप्लीट जस्टिस का हवाला देते हुए आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जब जो डाइवोर्स की डिग्री थी वो पास की गई थी। उसके बाद एक और आते हैं कि जो अगर कोई, अगर वाइफ, जो म्यूचुअल म्यूचुअल कंसेंट से जब केस फाइल किया जाता है डाइवोर्स का, तो अगर वाइफ फर्स्ट मोशन पे फुल एंड फाइनल अमाउंट रिसीव कर लेती है, और सेकंड मोशन पे उसको विड्रॉ कर लेती है कि मैं आगे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता, तो नहीं लेना चाहती, तो ये नहीं माना जाएगा कि भाई उसने जो किसी दबाव में फर्स्ट मोशन पे स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि उन्होंने पैसा तो ले लिया, अपने फेवर की चीज मान ली, लेकिन जब सेकंड मोशन पे आना था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये माना जाएगा कि वो उन्होंने धोखा दिया है, और जो कंसेंट पहले फर्स्ट मोशन पे दी थी, वो उनकी कंसेंट से था, कोई दबाव में नहीं था, क्योंकि अगर दबाव में होता तो वो पैसे वापस कर देती। तो उन्होंने पैसे वापस नहीं करे, तो इस केस में म्यूचुअल कंसेंट से अगर जो वाइफ है वो सेकंड मोशन पे अपनी कंसेंट विड्रॉ करती है, तो भी वो डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। और ये जजमेंट आई थी केरला हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने दी है 21 अगस्त 2025 को। इसमें केस टाइटल ए और बी करके दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो केस टाइटल है वो मैं बता दूं, इसमें ये ये कर रखा है, छुपा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका केस टाइटल। एक सेकंड में आपको केस टाइटल इसका है हमारी रेखा चित्रांशी, बिंदु वर्सेस बेनी।
और ये मैट्रिमोनियल अपील नंबर 165 ऑब्लिक 2022 का केस है। इसके पैरा नंबर 24 और 25 में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने अपनी जो कंक्लूजन है वो दिया हुआ है कि भाई अगर वो विड्रॉ कर लेती है लड़की फर्स्ट मोशन पे पैसे लेने के बाद सेकंड मोशन की स्टेटमेंट देने से अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती तो भी ग्रांट वो जो म्यूचुअल कंसेंट की जो डिक्री है डाइवोर्स की डिक्री है वो ग्रांट की जा सकती है। तो मैं इस केस में दोबारा से पेटिशन फाइल कर रहा हूँ जो कि वन साइडेड 13(1)(a)(b) में कर रहा हूँ। जो पहले डिसमिस हो गई थी उसकी भी जजमेंट लगा रहा हूँ और लॉन्ग ड्यूरेशन की भी जजमेंट लगा रहा हूँ और सेकंड मोशन पे जो विड्रॉ हुई उसकी भी जजमेंट लगा रहा हूँ कि उसकी विड्रॉ करने के बावजूद भी आप कोर्ट उसमें डिग्री दे सकती है और जो कंप्लीट जस्टिस है आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत जो जजमेंट आई है वो चारों जजमेंट लगा रहा हूँ और इस पे देखते हैं आगे क्या जजमेंट आता है अपनी फैमिली कोर्ट का। अभी केस मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है सारी, कल या परसों में सॉरी कल 26 जनवरी है, मंडे ट्यूसडे 27 जनवरी 2026 को या 28 को जैसा भी मेरा सेट बन जाता है पूरा फाइलिंग हो जाती है, फाइल सेट हो जाती है मैं आपको फाइल करके उसके बाद बताऊंगा कि फाइलिंग हो गई है और उसमें आगे अपडेट दूंगा कि हमारे इस केस में क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है हमारे फेवर का होगा तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू।